students, welcome to my class. I am back after so long with a new and another topic for class 10th student, that is pH scale. So let's start it. हाँ, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो मैंने बताया वो होगा पीएच स्केल। तो हम लोग पीएच के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। पीएच का इन्वेंशन किसने किया, उसका लिमिटेशन क्या है, वो क्यों यूज होता है, उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएच के इन्वेंटर कौन है और उसका इन्वेंशन कैसे हुआ। तो आइए पहले देखते हैं। द टर्म pH was invented in 1909। कब? 1909 में बाय द डेनिश केमिस्ट सोरेन सोरेनसन। किसने इसका इन्वेंशन किया? सोरेन सोरेनसन। और वो कौन थे? वो एक डेनिश के केमिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है pH was originally written by Dr. Sorensen as pH, मतलब स्मॉल p और कैपिटल H। हम लोग pH को लिखने का क्या तरीका है? हम लोग स्मॉल p लिखते हैं और कैपिटल H। इन्होंने सबसे पहले pH को उस तरीके से लिखा। एंड इट स्टैंड्स, और उसका जो मतलब होगा, उसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा पॉन्डस हाइड्रोजेनी, विच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब वो तो डेनिश केमिस्ट थे, तो उसी लैंग्वेज में उन्होंने बताया कि pH का मीनिंग क्या होगा? पॉन्डस हाइड्रोजेनी। और जिसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेसिटी है, वो किसी भी कंपाउंड से कैसे निकल सकता है, वो कैसे रिएक्ट करता है, एवरीथिंग के बारे में। तो द टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू एसिडिटी बीइंग ड्यू टू ए प्रीडोमिनेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब पीएच का यूज हम लोग, पीएच नाम ही से हम लोग किसके बारे में सबसे पहले सोचते हैं? हाइड्रोजन के बारे में, कि किसी भी सब्सटेंस से या फिर किसी भी कंपाउंड से, किसी भी सॉल्यूशन से कितना H+ डिसोशिएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका pH डिसाइड करते हैं। जितना ज्यादा H+ निकलेगा उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड का pH होगा, जितना कम H+ निकलेगा उतना ही कम उसका pH होगा। तो वही लिखा है कि द टर्मिनोलॉजी, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है, इसका जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मीनिंग क्या करता है? ये एसिडिटी को मैंने बताया भी था पहले भी कि एसिडिटी कैसे ये करते हैं हम लोग? H+ के कंडीशन में, कि H+ कितना ये निकल रहा है, उस हिसाब से हम लोग किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी को मेजर करते हैं। और बेसिसिटी मैंने बताया था OH के कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू एसिडिटी बीइंग ड्यू टू प्रीडोमिनेंस, मतलब उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंसी किसका है? हाइड्रोजन का है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हाइड्रोजन का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्वस वर्ड, आई थिंक सबको पता हो कि एक्वस वर्ड हम लोग वाटर के लिए यूज करते हैं। जहाँ वाटर वहाँ एक्वस। अरे भाई, सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर तो होगा ही। उस एक्वस मीडियम में ही ना कोई भी हाइड्रोजन आयन H2O जो होता है, वाटर जो होता है, वो जब डिसोसिएट करता है तो H+ रिलीज करता है ना। तो वो यहाँ पे वही बोला गया कि एक्वस सॉल्यूशन में उसके साथ जो कंपाउंड उस सॉल्यूशन में मिक्स है, उस पूरे कंपाउंड में H+ किस तरीके से डिसोशिएट हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग उस कंपाउंड का pH ये करते हैं, मेजर करते हैं। तो यही सोरेनसन ने इसी के बारे में बताया। क्या? pH मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ क्लियर? नेक्स्ट, the amount of hydrogen ions in a solution can affect the color of certain dyes found in nature। मतलब जो हाइड्रोजन आयन का जितना भी अमाउंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, वो किस चीज पे अफेक्ट कर सकता है? कलर पे अफेक्ट कर सकता है। जो नेचुरल डाइज जो फाउंड होते हैं, सारे नेचर में जो मिलते हैं डाइज होते हैं, उसके कलर पे अफेक्ट करता है क्या? हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंस। ठीक है, द डाइज कैन बी यूज एज इंडिकेटर। और वही डाइज, कुछ ऐसे डाइज होते हैं जो इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो कुछ ऐसे डाइज होते हैं जो इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। वो इंडिकेटर से हम लोग एसिड का और बेस, मतलब किसमें एसिड है, क्या बेस है, इसके बारे में पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, These dyes can be used as indicators to test for acid and alkalis। ठीक है, एन इंडिकेटर सच एज लिटमस। मैंने एक एग्जांपल लिटमस पेपर का भी लिया था, जो किस चीज से मिलता है? लाइकेन से मिलता है, जो क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है। किस चीज का? एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, मैंने बताया था। ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन इज रेड इन एसिड। जब वो एसिड में रहेगा तो वो रेड होगा। वो जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड में रहेगा तो कौन सा कलर शो करेगा? रेड कलर शो करेगा। और इफ बेस इज स्लोली एडेड, और जैसे हम लोग धीरे धीरे उसमें बेस ऐड करेंगे तो द लिटमस विल टर्न ब्लू। तो वो जो लिटमस होगा वो कैसा, किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। मतलब रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। कब? जब हम उसमें एसिड के बाद बेस ऐड करेंगे, वो भी कैसे? स्लोली बेसिस ऐड करेंगे। ओके, व्हेन द एसिड हैज बीन न्यूट्रलाइज, तो जब अगर कोई एसिड है वो अगर न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसमें, मतलब जितना H+ है उतना ही OH-, मतलब एकदम न्यूट्रलाइज जब हो जाता है, तो उसका pH क्या होगा? 6 to 7। आई थिंक ये सबको पता होगा। 6 to 7, मतलब जनरली हम लोग 7 को न्यूट्रल pH के नाम से जानते हैं कि वो न्यूट्रल है। सॉल्ट का pH जनरली न्यूट्रल होता है ना, वो उससे कम क्या होगा? एसिड होगा, और उससे ज्यादा क्या होगा? बेस का pH होगा। ठीक है,
तो at about 6 to 7 on the pH scale. Other indicator will change color at different pH. तो जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, तो अलग अलग pH पे अपना कलर शो करेंगे. अब जरूरी नहीं कि जिस pH पे लिटमस पेपर शो कर रहा है अपना कलर, उसी पे बाकी अलग अलग भी करें, नहीं, ये जरूरी नहीं है. अलग अलग जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अपना जो कलर होगा वो अलग अलग pH पे शो करेंगे. ठीक है. A combination of indicator used to make a universal indicator. मतलब जब 2-3 इंडिकेटर मिल के अगर हम चाहे कि 2-3 तरह का इंडिकेटर को मिला के एक अलग इंडिकेटर प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि वो क्या है? मिक्सअप है बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का. ओके. हाँ, तो यहाँ देखिए एक pH स्केल है जिसमें एक साइड लिखा है एसिडिक और एक साइड लिखा है अल्कलाइन, और बीच में दोनों आके कहाँ मर्ज हो रहा है? 7 पे, जिसको न्यूट्रल नाम दिया गया है. ठीक है. तो यहाँ पढ़ते हैं. pH स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. pH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का पोटेंशियल. मैंने बताया पहले. इट रेफर्स टू द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. ये किस चीज को रेफर करता है? हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन आयन है वो किसी सॉल्यूशन में उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन, उस चीज को शो कौन करता है? pH शो करता है. ठीक है. इट इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन. ये किस चीज का मेजर करता है? एक एसिडिटी का मेजर करता है और बेसिसिटी का मेजर करता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन अल्कलाइन है या फिर बेसिक है. इस चीज को मेजर कौन करता है? pH करता है. द pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 ऑन ए pH स्केल. एक pH स्केल में pH का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफर करेगा? 0 से 14 तक. 0 से 6 रहेगा तो क्या होगा? एसिडिक होगा. 7 रहेगा तो वो न्यूट्रल होता है, और 8 to 14 रहेगा वो बेसिक होता है. Now we will study about how to measure pH. pH can be measured in several ways. pH को हम लोग बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं. Usually it is measured with a colored acid base indicator or a pH meter. जनरली मतलब हम लोग किस चीज से pH को मेजर करते हैं? एक pH मीटर जो कि कलर्ड होता है. ठीक है. जिसमें एसिड और बेस इंडिकेट रहता है पहले से, वैसे एक उसको pH मीटर बोलते हैं जिससे हम लोग pH मेजर करते हैं. कलर्ड इंडिकेटर्स आर अ क्रूड मेजर ऑफ pH. कलर इंडिकेटर होता है वो pH को बहुत अच्छे से मेजर करता है, बट आर यूजफुल इन सर्टेन एप्लीकेशन. और मतलब कुछ अलग अलग एप्लीकेशन में भी उसका यूज आता है. pH मीटर्स आर मोर एक्यूरेट. जो pH मीटर होता है वो एग्जैक्ट pH बताता है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बताता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है. बट दे मस्ट बी कैलिब्रेटेड प्रायर टू यूज. लेकिन उसको हम लोग यूज करने से पहले भी हम लोग मतलब जब हम लोग उसको यूज में लाते हैं उससे पहले हम लोग उसको चेक कर देते हैं. भले ही वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बताता है बट कुछ एरर्स तो सब में होते हैं, तो उसको हम लोग यूज करने से पहले ही कैलिब्रेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं. ठीक है. कैलिब्रेशन मीन्स सेटिंग टू अ स्टैंडर्ड. हम लोग उसको पहले एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे सेट कर देते हैं उसको यूज करने से पहले. ठीक है. अ pH मीटर इज कैलिब्रेटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ नोन pH ऑफन कॉल्ड अ बफर. जो pH मीटर होता है उसको हम लोग कैलिब्रेट किस में करते हैं? एक कोई भी सॉल्यूशन जिसका pH हम लोगों को पहले से पता है उसके साथ हम उस pH मीटर को कैलिब्रेट करते हैं, तो उस टोटल वो जो पूरा होल जो बनता है उसको हम लोग बफर बोलते हैं. ठीक है. बफर बोलते हैं. और बफर क्या इंडिकेट करता है? कि pH स्टेबल है. ठीक है. There are some limitation of pH scale. Okay, pH scales के कुछ limitations भी होते हैं, जैसे कि pH scale ranges from 0 to 14. ये तो सभी को पता है कि pH scale में कहाँ से कहाँ तक का पॉइंटेड किया रहता है? 0 से 14 तक का. तो जो वैल्यू होते हैं इस रेंज के बाद, मतलब जैसे कि अगर 15 आ जाए, 16 आ जाए तो क्या होगा? तो देखो, वैल्यूज आउटसाइड दिस रेंज आर पॉसिबल बट डू नॉट टेंड टू बी एक्यूरेट. तो इसके बाद का जो वैल्यू आता है वो पॉसिबल है बट उसको हम लोग एक्यूरेट नहीं मानते, वो एक्यूरेट नहीं होता. जैसे कि क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिकॉज इवन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस जो होते हैं डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली. वो पूरे डिसोसिएट नहीं होते क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं इन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड को या फिर स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग काफी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम लोग उसको डाल के रिएक्शन कराएंगे तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो जाएगा, कुछ अमाउंट में वो बच ही जाता है लास्ट में. ठीक है. तो ये उसका एक तरह का लिमिटेशन है कि अगर pH का 14 के बाद भी अगर वैल्यू पॉसिबल है, क्यों नहीं हो सकता? 15 हो सकता है, 16 होता है, बट उसे हम लोग एक्यूरेट नहीं मानते. तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते हैं कोई भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में. ओके.
तो pH इज कन्फाइंड टू डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। और pH को हम लोग किस चीज मतलब pH को हम लोग मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट मतलब बहुत ज्यादा घुला हुआ, जिसमें काफी ज्यादा वाटर हो, एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। जिसमें मतलब डाइल्यूट क्या, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा हो, वैसे को डाइल्यूट बोलते हैं, और जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं pH को मेजर करने के लिए। हाँ, तो यहाँ देखिए, एक यहाँ पे मैंने pH स्केल बताया है जिसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 14 तक है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जो वो तो आप लोग जानते हो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वो देखिए, वो सबसे पहले कहाँ है, 0 पे, मतलब वो काफी ज्यादा है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है, तो काफी ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग एसिडिटी लिखा है और नीचे में इंक्रीजिंग बेसिसिटी लिखा हुआ है, बीच में न्यूट्रल है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एसिडिटी मतलब जैसे जैसे pH कम होगा उसका एसिडिटी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका pH होगा, सबसे कम किसका pH होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का, मतलब सबसे ज्यादा इसका एसिडिटी होगा। ठीक है, जिसको हम लोग एक बैटरी एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टमक एसिड। स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी को पता है। उसका भी pH काफी तेज है, pH उसका काफी कम है, मतलब एसिडिटी बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट आएगा लेमन जूस, ये भी एसिडिक इन नेचर होता है। फिर है विनेगर, मतलब 7 से जितना ऊपर है, जो भी चीज 7 से यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है वो सब एसिड है, उसमें कोई ना कोई एसिड जरूर पाया जाता है। लेमन जूस हो गया, उसमें भी एसिड होता है, विनेगर है, टोमेटोज है, कॉफी है। फिर एसिड रेन जो होता है, जो एसिड रेन होते हैं ना, मतलब जो पॉल्यूशन से की वजह से जो एसिड रेन होता है वो भी एसिडिक है। फिर बेवरेजेस जो होते हैं, ऑरेंज जूस, बियर, एग का जो यॉक होता है, अंदर में एग के जो येलो होते हैं, येलो वाला जो मटेरियल होता है उसको यॉक बोलते हैं ना, एग यॉक होता है, वो सब एसिडिक है। फिर आता है न्यूट्रल, 7 जिसका pH होगा वो न्यूट्रल होगा। उसमें क्या क्या आएगा, फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर एकदम प्योर वाटर हो वो होगा न्यूट्रल pH का, ना ही उसमें एसिड होगा, ना ही उसमें कुछ बेस होगा, फिर न्यूट्रल होता है। फिर हमारा सलाइवा जो होता है, हमारे माउथ में जो प्रोड्यूस होता है सलाइवा, उसका भी pH क्या होता है, 7 होता है। फिर देखो मिल्क है, तो मिल्क का देखो स्लाइटली ऊपर है, मतलब न्यूट्रल से स्लाइटली ऊपर है, थोड़ा सा ही कम है, मतलब हल्का एसिडिक होता है। ठीक है, जनरली न्यूट्रल है बट वो हल्का एसिडिक ज्यादा होता है। ठीक है, फिर देखो अब है नेक्स्ट, इसका आता है बेसिसिटी के बारे में कि कौन बेसिक है, मतलब जिसका एसिडिटी कम है, बेसिसिटी ज्यादा है। देखो 7 से न्यूट्रल से जस्ट नीचे थोड़ा सा हमारा ब्लड और हमारा टीयर्स, जो आंसू और ब्लड, ये दोनों बस हल्का सा नीचे, न्यूट्रल से थोड़ा सा ही नीचे है, तो ये बेसिसिटी में ही आता है। मतलब इसका एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं है, एसिड इसमें नहीं है, थोड़ा बेसिसिटी की तरफ ही इसका pH थोड़ा सा ज्यादा है, 7 नहीं है, 7 से हल्का ज्यादा है। फिर देखो 8 में आता है सी वाटर और बेकिंग सोडा। ठीक है, सी वाटर वो तो नमकीन खारा पानी होता ही है, सी का जो वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, वो खारा होता है, मतलब उसमें सॉल्ट ज्यादा है, मतलब वो बेस ज्यादा है, तो वो 7 से, उसका तो जनरल है कि 7 से ज्यादा है उसका pH होगा। फिर बेकिंग सोडा का भी वही है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का देखो pH कितना ज्यादा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका भी pH काफी ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। फिर है हाउस होल्ड अमोनिया, हम लोग जो अमोनिया घर में यूज करते हैं वो भी बेसिक नेचर का होता है, मतलब उसका भी pH ज्यादा होगा। फिर जो हम लोग यूज करते हैं हाउस होल्ड ब्लीच यूज करते हैं, जो ब्लीच यूज करते हैं उसका भी pH काफी ज्यादा है। और फिर लाई, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका तो सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें OH ही सबसे ज्यादा, मतलब OH का ही मात्रा ही है, इसमें तो H+ कहीं डिसोसिएट भी नहीं होगा क्योंकि H+ है ही नहीं, इसमें तो अगर होगा भी तो OH होगा, मतलब जो भी बेसिक है सब में से OH- ही निकलेगा और एसिड रहेगा तो H+ ही निकलेगा। तो ये बताना है, इसमें इसका समराइज फॉर्म ये होगा कि जितना ज्यादा H+ निकलेगा उतना ही ज्यादा उसका एसिडिटी होगा और उतना ही कम उसका pH होगा, और जितना कम H+ निकलेगा उतना ही ज्यादा उसका बेसिसिटी होगा और उतना ही कम उसका एसिडिटी होगा और उतना ही ज्यादा उसका pH भी होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, pH के इतने लंबे चौड़े लेक्चर पढ़ने के बाद जो इसका लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, जो ये हमारे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है pH स्केल का। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, मतलब प्लांट्स और एनिमल क्या वो pH सेंसिटिव है या नहीं है। ऑफ कोर्स है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म यहाँ अर्थ पे जो प्रेजेंट है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, वो एक सर्टेन अमाउंट तक का जो pH है वही टॉलरेट कर पाएगा इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स है जो मतलब काफी ना वो काफी ज्यादा एसिडिक pH में सर्वाइव कर पाएगा, ना ही काफी ज्यादा बेसिक में
सर्वाइव कर पाएगा, वैसी एनिमल्स है ना उस ज़्यादा एसिडिक मीडियम को अपने मतलब अपने बॉडी में उसको सर्वाइव कर पाएगा, ना ही ज़्यादा बेसिक को। तो यहाँ पे लिखा है आवर बॉडी वर्क एफिशिएंसी pH 7 to 7.8। जो हमारा नॉर्मल बॉडी है, यहाँ मतलब इवन हम लोग भी, प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, इवन आवर सेल्फ, हम लोग भी जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ pH ही टॉलरेट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा बॉडी का जो वर्क एफिशिएंसी है वो एक नॉर्मल pH क्या होगा उसका 7 to 7.8। ये एक ऐसा मतलब निर्धारित ऐसा pH है जिसमें हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। तो जैसे कि कोई अगर इंडस्ट्रियल एरिया ले लो, उसमें का उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड होता है, क्योंकि उस मतलब वो उस जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है जिसमें वो SO2 और NO2 होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं, जो मतलब जाके क्लाउड्स में और एसिड के फॉर्म में जो मतलब आ रहे हैं, अर्थ पे आ रहे हैं, वो एसिड रेन के फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि वाटर में भी ऑर्गेनिज्म को बहुत अफेक्ट करता है। वही एसिड रेन का जो वाटर है वो नॉर्मल पॉन्ड या फिर सी वाटर या फिर कोई भी नॉर्मल सा जो लेक है वो सब में जो मिक्स हो रहा है, तो उसमें प्रेजेंट जो भी एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो काफ़ी हार्म हो रहे हैं उस एसिड के प्रेजेंस से, क्योंकि वो उस वाटर में मिलके उस वाटर को एसिडिक बना रहा है। तो वही यहाँ लिखा है कि एंड इंडस्ट्रियल एरिया pH ऑफ रेन वाटर बिकम लेस ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सम एसिड गैस लाइक SO2 एंड NO2 एंड द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। तो वो जो रेन वाटर का pH है वो घट के कितना हो जा रहा है 5.6 हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले जितने भी पॉल्यूशन है, जितना भी पॉल्यूटेड जो गैस है, जैसे SO2 हो गया, NO2 हो गया, वो उस रेन को एसिडिक बना रहा है, जिसकी वजह से प्लांट्स को और एनिमल्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, इन आवर बॉडी स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी को पता है कि जो हमारा बॉडी है उसमें जो हमारा स्टमक है वो क्या कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl, जिसका वो काफ़ी एसिडिक होता है, उसका pH काफ़ी कम होता है। एंड हेल्प टू डाइजेस्टिव फूड इन आवर स्टमक। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा जो स्टमक है उसमें वो इतना एसिडिक अगर मतलब एसिड रिलीज कर रहा है, तो हमारे स्टमक के वॉल को क्यों नहीं कुछ हो रहा, वो भी तो कुछ हार्म होना चाहिए ना उसे। तो नहीं, यहाँ एक मतलब जो हम लोग का इसका जो बायोलॉजिकल रीज़न है वो है कि हमारे स्टमक के ऊपर एक बहुत ही मतलब म्यूकस का एक लेयर होता है जो कि बहुत डेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा HCl जो है हमारे स्टमक के वॉल को इफेक्ट नहीं कर पाता है। वो HCl फूड को डाइजेस्ट करने में ही बस यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेल्प टू डाइजेस्ट फूड इन आवर स्टमक व्हेन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। और जब वही स्टमक उस एसिड को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म कर देगा तो क्या होगा, इट काउज पेन। वो एक दर्द सा महसूस होगा, पेन महसूस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया है। एंड इरिटेशन हो, काफ़ी इरिटेशन लगेगा, उस पेन होगा, पेट में पेन होगा हमारे, एंड इरिटेशन। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एसिडिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो सकता है, एसिडिटी। तो अगर जब एसिडिटी होगा, किसके वजह से होगा, एसिड की वजह से, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाने की वजह से। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग को एक एंटासिड यूज़ करना पड़ेगा जो कि उस एसिड के इफेक्ट को रोक दे। तो एंटासिड के यूज मतलब एंटासिड की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग इनो यूज़ ही करते हैं। इनो तो ये क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो हमारे पेट में जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इज कॉल्ड एसिडिटी एंड वी टेक एंटासिड टैबलेट टू न्यूट्रलाइज इट। उसको हम लोग वो एंटासिड का एक टैबलेट लेते हैं, या फिर इनो के रूप में लेते हैं, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। वो क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो नेक्स्ट है pH चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। हाँ, तो मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो pH होता है वो प्लांट और एनिमल पे तो अफेक्ट करता ही है, यहाँ तक कि सॉइल पे भी अफेक्ट करता है। मतलब ये कि एक कोई भी तरह सॉइल भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, तो वो कौन सा सॉइल किस pH पे ज़्यादा फर्टाइल है, ये मतलब, और ज़्यादा फर्टाइल होने के बाद वो अगर उस pH पे ज़्यादा सुटेबल है तो उतना ही अच्छा क्रॉप होगा। नहीं तो कुछ ऐसे सॉइल भी होते हैं जिनमें हम लोग अगर कुछ pH बेसिक ऐड कर दे, एसिड ऐड कर दे, तो और ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाते हैं और हमारा पूरा जो फसल होता है वो खराब हो जाता है। तो वो जो pH होता है वो सॉइल पे भी प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा सॉइल पे भी अफेक्ट करता है। तो वही है कि वो जो pH का जो इफेक्ट पड़ता है वो प्लांट्स पे हो, एनिमल्स पे हो, हम लोगों पे हो, सब पे पड़ता है। और यहाँ तक कि सॉइल पे भी पड़ता है कि हम लोग अगर जैसे कि लॉन में, गार्डन में अगर घास को ग्रो करवाते हैं, ग्रास ग्रो करवाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सर्टेन pH का वैल्यू होना चाहिए कि उतना ही pH हम फर्टिलाइजर में ऐड करें, ताकि हमारा जो क्रॉप हो, हमारा जो प्रोडक्शन हो, हमारे मतलब ग्रासेस का जो प्रोडक्शन हो वो काफ़ी अच्छे से और ग्रीनिश हो, मतलब अच्छा वो फर्टाइल बना दे। वो pH जितना वैल्यू हम लोग उसमें ऐड करेंगे वो वैल्यू उसको फर्टाइल बना दे, ना कि उसको कम इनफर्टाइल कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट है
पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। पीएच का जो वैल्यू मतलब पीएच में चेंज होना, ये हमारे माउथ के लिए भी बहुत बड़ा मतलब बहुत हार्मफुल है, मतलब वो टूथ डिके भी काउज कर सकता है। देखो इसका कंसेप्ट ये है कि जो हमारा टूथ है, हमारा जो इनेमल है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो अगर हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी अगर मतलब खाना में हम लोग क्या खाएंगे, शुगर खाएंगे, फैट रहता है, कुछ ऑयल्स रहता है, तो वो पेट में जाने से, स्टमक में जाने से पहले हमारे टूथ में कुछ कुछ फंस जाता है। तो वहाँ पे वो जो फूड, वहाँ पे जो रिमेनिंग फूड होता है, जो हमारे माउथ में, हमारे टूथ में रह जाता है, वो सलाइवा के साथ मिक्स होके उस पूरे इन्वायरमेंट को वहाँ पे एसिडिक बना देता है। वो एसिडिक उस कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारा इनेमल, जो हमारा टूथ जिससे बना होता है, उस कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्ट करके उसको डैमेज करने लगता है, उसको डिकम्पोज करने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, टूथ डिके फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा दांत सड़ने लगता है। तो हम सब बोलता है ना टूथपेस्ट, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे नमक है, नमक अलग से है, वो सेकेंडरी पार्टिकल है उसका। मेन क्या है, बेस है, बेसिक है उसमें। तो जब हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, तो वो जो वहाँ एसिडिक फॉर्म हुआ रहता है, एसिड इन्वायरमेंट बना रहता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस से मिलके, और उसको न्यूट्रलाइज करके टूथ डिके को प्रिवेंट कर लेता है। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि ब्रशेस ट्वाइस अ डे, 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए, ताकि टूथ डिके से प्रिवेंशन मिल सके। तो देखिए क्या है यहाँ पे, pH in our mouth more than 7, जो हमारे माउथ का जो pH है वो more than 7 है, because the saliva produced in mouth is basic in nature. We take food and some food remain in our mouth after eating, and due to the bacteria present in our mouth produce acid and radiation of sugar and food particles, and then tooth decay start when pH mouth lower than 5.5. ठीक है, टूथ डिके कब स्टार्ट होगा, जब माउथ का जो कंडीशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और उसका पीएच कब होगा, 5.5 से कम होगा। तो वही है कि सलाइवा से मिक्स होकर जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये सब मिक्स होकर उसको एसिडिक दे देता है, एसिडिक बना देता है। तो इसीलिए हम लोग टूथब्रश करते हैं, ताकि क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है, तो वो वहाँ का इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डिके को प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। कि केमिकल इन्वायरमेंट से, केमिकल वेलफेयर से प्लांट्स और एनिमल खुद को कैसे बचाते हैं। बी स्ट्रिंग लीफ एसिड, जो मधुमक्खी के जो स्ट्रिंग होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। वो जब डंक करता है तो एसिड छोड़ता है हमारे बॉडी के अंदर। काउजेस पेन एंड इरिटेशन, वो क्या काउज करता है, पेन और इरिटेशन। इट रिलीव फ्रॉम पेन माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, और उसी पे जब हम बेकिंग सोडा अगर लगाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है, कैसे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो बेसिक है, ये एसिड छोड़ता है, हम लोग जो लगाएंगे वो बेसिक होगा, दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो उसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो स्टूडेंट ये टोटल था पीएच स्केल के बारे में। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, उसका डिस्कवरी पढ़ा, उसको किसने इन्वेंट किया, उसका क्या मेजरमेंट है, उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका क्या यूज है, उसका क्या लिमिटेशन है, एवरीथिंग हम लोगों ने इस वीडियो में बात की टोटल पीएच स्केल के बारे में। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।